नमस्कार। आज हम एक ऐसे पद पर बात करने वाले हैं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पद की शक्तियों, इसकी सीमाओं और असल में इसकी भूमिका क्या है, इस पर रोशनी डालती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान सीएजी को कितनी ताकत देता है, इनकी आज़ादी इतनी ज़रूरी क्यों है, ये असल में करते क्या हैं और क्या ये वाकई सरकारी पैसे के उतने असरदार रखवाले हैं जितना हम समझते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो संविधान सभा में यहाँ तक कहा था कि सीएजी शायद भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। सोचिए, ये वो पद है जो एक तरह से पब्लिक मनी का गार्डियन है, पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर नजर रखता है, मतलब केंद्र सरकार पर भी और सभी राज्य सरकारों पर भी। तो चलिए देखते हैं संविधान और कानून क्या कहते हैं सीएजी की जिम्मेदारियों के बारे में, उनकी लिमिट्स क्या हैं और हाँ, उन पर क्या बहसें होती रही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है? हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 148 वो सीएजी के एक स्वतंत्र ऑफिस की बात करता है। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 148, और उन्हें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड माना जाता है। और अंबेडकर का वो कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। ये वाकई इस पद के वजन को दिखाता है ना? निश्चित रूप से उन्हें सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी के साथ, मतलब भारतीय डेमोक्रेसी के 4 स्तंभों में गिना जाता है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले इस पद की स्वतंत्रता को, इसकी निष्पक्षता को कितना जरूरी मानते थे। बिल्कुल। अच्छा, तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है और कार्यकाल? देखिए, सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अपने सिग्नेचर और सील के साथ एक वारंट जारी करके। और पद संभालने से पहले वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। एक काफी महत्वपूर्ण शपथ है ये। क्या होता है उस शपथ में? उसमें होता है संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना और बिना किसी डर या पक्षपात के, मतलब बिना किसी दबाव के, अपने कर्तव्यों का पालन करना और संविधान और कानूनों को बनाए रखना। उनका कार्यकाल होता है 6 साल का, या जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते, जो भी पहले हो जाए। और अगर वो छोड़ना चाहें? हाँ, वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और हटाना? क्या उन्हें हटाना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से उनकी स्वतंत्रता की गारंटी शुरू होती है। उन्हें हटाने का आधार और प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। यानी संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होना चाहिए, वो भी सिर्फ साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर। ऐसा नहीं कि सरकार जब चाहे उन्हें हटा दे, राष्ट्रपति की मर्जी पर वो निर्भर नहीं है। समझ गया। तो ये कार्यकाल की सुरक्षा एक बड़ा पॉइंट है उनकी स्वतंत्रता के लिए। और क्या प्रावधान है जो उनकी निष्पक्षता, मतलब इम्पार्शियलिटी सुनिश्चित करते हैं? हाँ, और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो कार्यकाल की सुरक्षा हो गई। दूसरा, जब वो पद छोड़ते हैं उसके बाद वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी नहीं कर सकते, कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ताकि भविष्य में किसी लालच का सवाल ना उठे। बिल्कुल। तीसरा, उनका वेतन और सेवा की दूसरी शर्तें संसद तय करती है और वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। और सबसे अहम बात, एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उनके वेतन या भत्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए नुकसानदायक हो। ये महत्वपूर्ण है। चौथा, सीएजी ऑफिस के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, मतलब सारे स्टाफ की सैलरी, अलाउंस, पेंशन वगैरह, वो सब भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। भारत व्यय, इसका मतलब इन पर संसद में वोटिंग नहीं होती। एग्जैक्टली, वोटिंग नहीं होती। इससे उन्हें एक तरह की वित्तीय स्वायत्ता मिलती है। और एक आखिरी बात, कोई भी मंत्री संसद में सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, ना ही सीएजी के किसी काम की जिम्मेदारी ले सकता है। ये सारे उपाय मिलकर सीएजी को सरकार के दबाव से काफी हद तक आजाद रखते हैं, ताकि वो बिना डरे अपना काम कर सकें। ये तो वाकई एक मजबूत सुरक्षा कवच जैसा लगता है। अच्छा, जब स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर देखते हैं कि इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल किन कामों के लिए होता है। सीएजी के मुख्य कर्तव्य, उनकी शक्तियां क्या हैं? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 149 संसद को ये अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर सीएजी के काम तय करे। और इसी अधिकार का इस्तेमाल करके संसद ने 1971 में सीएजीज ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट बनाया था,
जिसे 1976 में थोड़ा बदला भी गया था। तो इस एक्ट के हिसाब से मोटे तौर पर उनके काम क्या हैं? क्या वो सरकार के हर पैसे के खर्च का हिसाब रखते हैं, ऑडिट करते हैं? मोटे तौर पे हाँ, ऑडिट करना ही उनका मुख्य काम है। वो भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के हर तरह के खर्चों का ऑडिट करते हैं, चाहे वो खर्चा कंसोलिडेटेड फंड से हुआ हो, कंटिंजेंसी फंड से या फिर पब्लिक अकाउंट से। मतलब सरकारी खजाना, इमरजेंसी फंड और पब्लिक का पैसा जो सरकार के पास अमानत है, सब। हाँ बिल्कुल, सबके खर्च की जांच करना। सिर्फ खर्च की जांच, ये सरकार की कमाई की भी? कमाई की भी, ये भी महत्वपूर्ण है। वो केंद्र और राज्यों की प्राप्तियों, रिसीट्स का भी ऑडिट करती हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि टैक्स वगैरह सही तरीके से वसूला जा रहा है, उसका हिसाब ठीक से रखा जा रहा है या नहीं। इसके अलावा सरकारी विभागों के जो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होती हैं, उन सब का ऑडिट, और साथ ही ऐसे सभी निकाय या अथॉरिटीज जिन्हें सरकार से अच्छा खासा फंड मिलता है, सरकारी कंपनियां और कानून के तहत जरूरी दूसरे कॉरपोरेशंस, उनके खातों की भी जांच। और एक शब्द जो अक्सर सुनने में आता है, औचित्य ऑडिट या प्रोप्राइटरी ऑडिट, ये क्या चीज है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है। देखिए, एक होता है लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट, ये तो अनिवार्य है। मतलब सीएजी को ये देखना ही है कि क्या खर्चा नियमों के हिसाब से हुआ, क्या जिस काम के लिए पैसा दिया गया था उसी पर खर्च हुआ। ठीक है। लेकिन इसके अलावा सीएजी औचित्य ऑडिट भी कर सकती है। इसका मतलब है कि वो सरकारी खर्चे की विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी पर सवाल उठा सकती है। मतलब क्या खर्चा समझदारी से किया गया, ईमानदारी से, किफायत से? क्या कोई खर्चा फिजूल खर्ची था या उसमें लापरवाही हुई? बिल्कुल, इस पर सीएजी टिप्पणी कर सकता है। हालांकि ये औचित्य ऑडिट सीएजी के विवेक पर है, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये सरकार पर एक नैतिक दबाव तो बनाता ही होगा। निश्चित रूप से। कानूनी जांच के साथ साथ खर्चे की समझदारी पर भी सवाल उठाने का अधिकार, ये वाकई शक्तिशाली लगता है। क्या इनके कुछ और भी महत्वपूर्ण काम हैं? हाँ, कुछ और भूमिकाएं भी हैं। जैसे वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्यों के खाते किस फॉर्मेट में रखे जाने चाहिए। ये अनुच्छेद 150 में है। फिर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं, केंद्र के खातों पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। और राज्यों की रिपोर्ट? राज्यों के खातों पर रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। यही वो तरीका है जिससे सरकार की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तय होती है। अनुच्छेद 151 एक और तकनीकी काम है, किसी टैक्स या ड्यूटी की नेट प्रोसीड्स यानी शुद्ध आय कितनी है, ये तय करना और सर्टिफाई करना, अनुच्छेद 279 के तहत, और उनका सर्टिफिकेट फाइनल माना जाता है। अच्छा, और वो संसद की लोक लेखा समिति पीएसी वाली भूमिका, उन्हें पीएसी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही यूनिक रोल है। देखिए, पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है जो सरकारी खर्चों की जांच करती है, और ये कमेटी अपनी जांच के लिए मुख्य रूप से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स पर ही निर्भर करती है। सीएजी के अधिकारी पीएसी के बैठकों में मौजूद रहते हैं, समिति की मदद करते हैं, रिपोर्ट्स के निष्कर्षों को समझने में सहायता करते हैं। इसीलिए उन्हें पीएसी का गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर कहा जाता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि सीएजी वित्तीय प्रशासन में, मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, संसद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंट है जो कार्यपालिका यानी सरकार पर नजर रखता है। लेकिन क्या इनकी शक्तियों की कोई सीमाएं भी हैं, कोई लिमिटेशंस? हाँ बिल्कुल है, और ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक सीमा तो है सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर को लेकर, मतलब जो खुफिया एजेंसियों का खर्च होता है। हाँ, सुरक्षा या खुफिया एजेंसियों का गोपनीय खर्च। सीएजी उसकी डिटेल्स नहीं मांग सकता। उन्हें बस संबंधित विभाग के सीनियर ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि खर्चा नियमों के तहत हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ी एक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है जिसकी बात अक्सर होती है कि सीएजी असल में नियंत्रक यानी कंट्रोलर नहीं है। नियंत्रक बनाम महालेखा परीक्षक, इसका क्या मतलब? वो नाम में तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोनों शब्द हैं। सही कहा आपने, नाम में दोनों हैं। लेकिन भारत में प्रैक्टिकली सीएजी मुख्य रूप से महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल का ही रोल निभा पा रहा है, नियंत्रक का नहीं। तो नियंत्रक होने का क्या मतलब होता? नियंत्रक का मतलब होता है सरकारी खजाने से पैसा निकालने से पहले उस पर कंट्रोल रखना,
ये देखना कि पैसा निकालने की इजाजत है या नहीं, नियमों के अनुसार है या नहीं। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ विभाग या मंत्रालय पहले पैसा निकाल लेते हैं, खर्च कर देते हैं। सीएजी की भूमिका उसके बाद शुरू होती है, ऑडिट स्टेज पर। जब खर्चा हो चुका होता है तब उसकी जांच होती है। ओह, तो इसका मतलब खर्चा होने से पहले उसे रोकने की पावर सीएजी के पास प्रैक्टिकली नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी सीमा लगती है। बिल्कुल, ये ब्रिटेन के सिस्टम से बहुत अलग है। ब्रिटेन में जो सीएजी हैं उनके पास वाकई कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल दोनों पावर हैं। वहाँ सरकार सीएजी की मंजूरी के बिना ट्रेजरी से पैसा नहीं निकाल सकती। भारत में सीएजी एक तरह से पोस्ट फैक्टो जांच करता है, मतलब घटना के बाद। ये वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, अब जरा सरकारी कंपनियों और कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं। क्या सीएजी सभी सरकारी कंपनियों का ऑडिट उसी तरह करता है जैसे सरकारी विभागों का? नहीं, यहाँ भी उनकी भूमिका थोड़ी लिमिटेड है और अलग-अलग है। मोटे तौर पर 3 तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। कुछ कॉर्पोरेशंस हैं जिनका ऑडिट पूरी तरह से और सीधे सीएजी करता है, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी, ओएनजीसी, एयर इंडिया वगैरह। फिर कुछ और कॉर्पोरेशंस हैं जिनका ऑडिट प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स करते हैं। इन ऑडिटर्स की नियुक्ति केंद्र सरकार सीएजी की सलाह से करती है। और सीएजी का रोल? सीएजी जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है, मतलब प्राइवेट ऑडिटर के काम को दोबारा जांच सकता है या उसमें कुछ जोड़ सकता है, जैसे सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और फिर एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें कुछ बहुत बड़े कॉर्पोरेशंस आते हैं, जैसे एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। इनका ऑडिट पूरी तरह से प्राइवेट ऑडिटर्स करते हैं और इसमें सीएजी की लगभग कोई भूमिका नहीं होती। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सीधे संसद को सौंपते हैं। अरे, मतलब देश के कुछ सबसे बड़े वित्तीय संस्थान, उनके ऑडिट पर सीएजी का सीधा नियंत्रण नहीं है। और सरकारी कंपनियों का क्या, जैसे स्टील अथॉरिटी या भेल? सरकारी कंपनियों के मामले में भी भूमिका कुछ हद तक सीमित है। उनका ऑडिट भी प्राइवेट ऑडिटर ही करते हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार सीएजी की सलाह पर करती है। हाँ, सीएजी इन कंपनियों का सप्लीमेंट्री ऑडिट या टेस्ट ऑडिट जरूर कर सकता है। और तकनीकी मामलों के लिए 1968 में एक ऑडिट बोर्ड भी बनाया गया था सीएजी ऑफिस के तहत, जिसमें बाहरी एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं। तो हमने देखा कि सीएजी की भूमिका अहम है, स्वतंत्रता के कई उपाय हैं, लेकिन कंट्रोलर वाली शक्ति नहीं है। और निगमों कंपनियों पर भूमिका सीमित है, ये कुछ सीमाएं भी हैं। क्या इन भूमिकाओं और सीमाओं को लेकर कभी कोई आलोचना, कोई क्रिटिसिज्म भी हुआ है? हाँ, और काफी तीखी आलोचना भी हुई है। हमारे स्रोत पॉल एच एप्पलबी का जिक्र करते हैं। वो एक अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट थे। उन्होंने 1950 के दशक में भारतीय प्रशासन पर 2 रिपोर्ट्स दी थीं और उनमें उन्होंने सीएजी की भूमिका की बहुत कड़ी आलोचना की थी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? क्या थे उनके मुख्य बिंदु? एप्पलबी का मानना था कि भारत में सीएजी का जो काम करने का तरीका है वो काफी हद तक औपनिवेशिक शासन, मतलब कॉलोनियल रूल की देन है, एक विरासत है। उन्होंने कहा कि सीएजी का ऑडिट सिस्टम जो है वो डिसीजन मेकिंग और एक्शन लेने में एक तरह की पैरालिसिस, मतलब पंगुता लाता है। अधिकारी रिस्क लेने से डरते हैं कि कहीं ऑडिट में फंस न जाएं। हाँ, बिल्कुल। उनके मुताबिक ऑडिटिंग का असर दमनकारी और नकारात्मक होता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि संसद सीएजी और ऑडिटिंग के महत्व को जरूरत से ज्यादा आंकती है, ओवर एस्टिमेट करती है, और संविधान की जो मंशा थी उसके अनुसार सीएजी के कामों को ठीक से डिफाइन नहीं कर पाई है। और क्या कहा? एप्पलबी ने यहाँ तक कहा कि सीएजी का काम असल में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कि ऑडिटर्स अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, ना ही उनसे उम्मीद की जानी चाहिए। उनके शब्द थे कि ऑडिटिंग एक ज़रूरी काम हो सकता है, लेकिन ये बड़ा साधारण किस्म का है जिसका दायरा सीमित है और उपयोगिता भी सीमित है। उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी मंत्रालय का एक डिप्टी सेक्रेटरी अपने विभाग की समस्याओं के बारे में सीएजी और उसके पूरे स्टाफ से ज्यादा जानता है। बाप रे, ये तो बहुत ही कठोर आलोचना है। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया फिर? एप्पलबी ने तो सीएजी के पद को ही खत्म करने का सुझाव दे दिया था। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, जाहिर है ये एक खास नजरिया है, एक क्रिटिकल व्यू है जो स्रोत में दर्ज है और इसे हमें उसी तरह देखना चाहिए। लेकिन यह हमें ऑडिटिंग की भूमिका और उसके असर के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है। बिल्कुल। तो आज हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के पद की कई परतें समझी,
ये एक ऊंचा संवैधानिक पद है जिसे काफी स्वतंत्रता दी गई है ताकि वो निष्पक्ष होकर काम कर सकें। हमने उनके व्यापक ऑडिट कर्तव्यों को देखा। सरकारी खर्च और प्राप्तियों की कानूनी जांच तो है ही, साथ में खर्चे की समझदारी पर सवाल उठाने की शक्ति भी है, जिसे औचित्य ऑडिट कहते हैं। और वो पीएसी के मित्र और मार्गदर्शक वाली भूमिका भी। हाँ, और हमने ये भी गहराई से समझा कि नाम में नियंत्रक होने के बावजूद असल में वो मुख्य रूप से महालेखा परीक्षक हैं। मतलब खर्च होने के बाद जांच करते हैं, पहले नियंत्रण नहीं रखते। हमने उनकी सीमाएं भी देखी, खासकर सरकारी निगमों और कंपनियों के ऑडिट के मामले में, और वो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर वाली बात। और अंत में पॉल एप्पलबी की वो तीखी आलोचनाएं। उन्होंने हमें इस भूमिका के दूसरे पहलू पर सोचने को मजबूर किया कि क्या ऑडिटिंग कभी-कभी एफिशिएंसी और तेजी से काम करने में रुकावट भी बन सकती है। बिल्कुल। तो ये सब हमें एक सवाल पे लाके छोड़ता है। देखिए, एक तरफ पब्लिक मनी की अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडिटिंग जरूरी है ना? दूसरी तरफ एप्पलबी जैसे आलोचक हैं जो इसे काम में रुकावट मानते हैं। तो आज के जमाने में जब हमें तेज और कुशल प्रशासन भी चाहिए, तब इस जरूरी निगरानी तंत्र और प्रशासन की रफ्तार के बीच वो सही संतुलन कैसे बने, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है।